हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान रहेगी और अध्याय इसमें 16 हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान। और इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। कौन सा लेसन है? आपके पास विज्ञान का लेसन रहेगा, कक्षा 6 रहेगी, कचरा संग्रहण और निपटान। और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चे। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हो, अध्याय का नाम क्या है? कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान। यानी जो कूड़ा कचरा होता है, हम डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं, तो उसमें हम जाने अनजाने में बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं। तो उस कचरे को हम कैसे निपटान करेंगे, उससे कैसे बचा जाएगा, और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सभी बातों में हमने इस अध्याय में डिस्कस करनी है। इन सभी बातों को समझना है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो इसमें देखिए, आपके पास अभ्यास के प्रश्न उत्तर रहेंगे बच्चों, और इसके नोट्स आपको इसी साइट पे मिल जाएंगे। ये ऊपर गूगल में या क्रोम में आपने ये brkapoor.blogspot.com ये भरना है, और ये आपको वहीं से लेसन मिल जाएगा बच्चों, अगर आप ये चाहते हो। तो अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न 1 है बच्चों, देखो, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं? लाल केचुए देखे होंगे बच्चों आप लोगों ने। तो नहीं देखे तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिखा देते हैं आपको लाल केचुए कैसे होते हैं। तो आप देखिए, ये चित्र में आपके पास देखे तो हैं आपने, लेकिन आपके याद नहीं आ रहे हैं। तो ये केचुए जो हैं, ये लाल केचुए होते हैं बच्चों। ठीक है। और ये केचुए जो होते हैं, जो हमारे पास ऐसी वस्तुएं जो आसानी से गल सड़ जाती हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट यानी फलों के छिलके हैं, या पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं, या गोबर होता है गाय भैंस का, तो उसको ये आसानी से खा लेते हैं और उसकी ये खाद बनाते हैं, और भूमि को भी ये उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए इनको किसान का मित्र बोला जाता है बच्चों। तो ये केचवे जो हैं, क्या हैं ये केचवे? ये लाल केचवे हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है बच्चों कि ये लाल केचवे किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट का मतलब खाद में परिवर्तित करते हैं, यानी खाद में बदल देते हैं। तो अगर आपके पास ये प्रश्न आए कि ये बदल देते हैं, तो आपने उन सभी वस्तुओं के आप नाम लिख सकते हो, जैसे सब्जियों के छिलके लिख सकते हो, फलों के छिलके लिख सकते हो, गोबर को लिख सकते हो। ठीक है, जो गड़ सड़ जाती हैं वस्तुएं, उनके आप लिख सकते हो सोच के अपने आप ही। लेकिन ये कह रहा है कि ये कंपोस्ट में जो परिवर्तित नहीं करते, यानी जिन वस्तुओं की ये खाद नहीं बनाते, वो कौन सी वस्तुएं हैं? तो वो कौन सी वस्तुएं हैं देखिए बच्चों। तो ये जो होते हैं, जैसे नमक वाली चीज़ें हैं, जितनी भी नमक है, अचार है, तेलिया, तेल वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप समोसा खाते हो, ब्रेड खाते हो, ठीक है, अचार खाते हो, आम का अचार, सिरका, कांच, प्लास्टिक आदि से बने कचरे को जो लाल केचुए हैं, ये खाद में परिवर्तित नहीं करते बच्चों। ठीक है। तो ये खाद में परिवर्तित उन्हीं को करते हैं जो आसानी से गल सड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर।
आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने कंपोस्ट खाद का गड्ढा देखा होगा बच्चों, गांव में अक्सर होता है, जहाँ पे घर की सफाई करने के बाद जो कचरा बचता है उसको वो एक गड्ढे में डाल के आते हैं, जहाँ पे खाद बन जाता है बाद में, और फिर उस खाद को खेतों में डालते हैं। ठीक है। ऐसे ही शहरों में जो कचरा होता है वो सारा कचरा गाड़ियों में लोड करके और शहर से दूर किसी निश्चित स्थान पे डाल देते हैं, और वहाँ पे वो गलता सड़ता है बच्चों। तो जहाँ पे सारा कचरा गिरता है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, तो उस स्थान पे कौन कौन से जीव आपको देखने को मिल जाते हैं बच्चों। तो ये यही कह रहा है कि क्या आपने अपने कंपोस्ट यानी खाद के गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को देखा है? यदि हाँ, तो उसके नाम जानने का प्रयास करें और चित्र बनाएं। तो बच्चों जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इसमें क्या है, हमने अब खाद के गड्ढे में या कंपोस्ट के गड्ढे में आपने देखे तो होंगे काफी दूसरे जीव जंतु देखे होंगे, लाल केचुए के अतिरिक्त भी को क्या क्या हो सकते हैं उसमें। चींटी हो सकती है, जैसे ये चींटी का चित्र है। भंवरे, भंवरे ऊपर बिन बिन आते हैं, वहां पे मिल जाते हैं क्योंकि, और एक भूंड यानी भंवरे के टाइप का ही ब्लैक ब्लैक होता है, वो भी उड़ता है और वो गोबर को भी खाता है। मच्छर, मच्छर तो पैदा हो ही जाते हैं गंदगी में। कन खजूरा, तो ये इनमें से काफ़ी सारे जीव जंतु आपको, दीमक है जैसे, दीमक भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है। और इस तरह के जीव जंतु आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी मिल जाते हैं। तो मेनली तो आप लिखोगे कि जो है वहाँ पे चींटी, कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, कन खजूरा मिल जाता है, दीमक, मकड़ी, केंचुआ। तो ये इस तरह के जीव आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप देखना कभी अगर आपको मौका मिले तो जो जहाँ पे कचरा डालते हैं, खाद का गड्ढा होता है, कंपोस्ट खाद का गड्ढा, वहाँ पे देखना आप कौन कौन से जीव जंतु आपको दिखेंगे। तो वो जो आपको दिखेंगे वही आप आंसर में लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न 2 है बच्चों, इसमें चर्चा करनी है, क्या कूड़ा निस्तारण की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की है? यानी इसका मतलब क्या है कि क्या कूड़े से निपटने की, जो हम कूड़ा पैदा करते हैं घरों में हर रोज, और उस कूड़े को हम या तो जो गाड़ी आती है कूड़े वाली उसमें डाल देते हैं अगर शहरों में होते हैं, और अगर गांव में है तो गांव में हम उस कूड़े को हम अपने ऐसे स्थान पे डाल देते हैं जहाँ पे कूड़ा होता है उसकी खाद बनाने के लिए। तो लेकिन गांव में तो चलो इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सभी का स्थान होता है अपना अपना, और वहीं पे वो कूड़ा डाल देते हैं और वहीं पे उसकी खाद बन जाती है और उसको खेतों में डाल देते हैं। लेकिन शहरों में इसकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शहरों में सभी मकान में रहते हैं, अपने छोटे छोटे मकान होते हैं, उनके पास इतनी जगह नहीं होती शहरों में कि वो अलग से कूड़े का स्थान अपना बना ले। तो अब उसका निस्तारण करने की जिम्मेवारी जो है वो ज़्यादा सरकार के ऊपर आ जाती है। तो क्या वो खाली सरकार की ही है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों जो ज़्यादातर शहर हैं, शहरों के में कूड़ा निस्तारण की जिम्मेवारी जो है नगर निगम पर होती है। यानी जो नगर निगम है वहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे होते हैं, उन्हीं के ऊपर होती है, लेकिन लोगों को खुद की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। यानी शहरों में लोग यही सोचते हैं कि ये तो काम उन्हीं का है, सफाई कर्मचारियों का है, हमारा नहीं है। लेकिन लेकिन स्वच्छता जो है जनता और सरकार दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी होती है बच्चों। यानी जब तक जनता और सरकार दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तब तक स्वच्छता नहीं होगी, किसी भी स्थान पे स्वच्छ वातावरण नहीं होगा बच्चों। जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे
तब तक हम सफाई कायम नहीं रख सकते। तो लोगों के बिना अकेले सरकार कचरा निपटान में सफलतापूर्वक प्रबंधन नहीं कर सकती। यानी सरकार अकेली कचरे का निपटान नहीं कर सकती जब तक लोग उसमें सहयोग ना दें। अब हम सहयोग कैसे दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, जो गीला है और सूखा कचरा होता है उसको अलग करके रख सकते हैं। गीला और सूखा कचरा कौन सा होता है बच्चों? गीला कचरा तो वो होता है जो गल सड़ जाता है कुछ समय के बाद। जैसे सब्जियों के छिलके बच जाते हैं, घर में डेली सब्जी बनाते हैं ना, तो जैसे गोभी बनाई तो गोभी के काफ़ी सारे छिलके या उसके नीचे का पार्ट रह जाता है, या हमने सेब खाया, आम खाया तो आम की गुठली रह जाती है, सेब का छिलका रह जाता है, तो उसको हम डस्टबिन में डालते हैं। तो जो गीला गीला कचरा होता है उसको हम अलग डस्टबिन में डालें, और जो सूखा कचरा होता है, सूखा कचरे में कौन से आ जाएंगे, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इस तरह की चीज़ें जो गलती सड़ती नहीं है, तो उनको हम अलग इकट्ठा कर सकते हैं। और जब नगर निगम का वाहन आएगा तो हम उनको अलग अलग दें। ठीक है, यानी गीले कचरे को अलग कंपार्टमेंट होते हैं उनकी गाड़ी में, दो कंपार्टमेंट, दो तरह के। गीले कचरे का अलग होता है, सूखे का अलग होता है, तो दोनों अलग अलग डालें। तो उससे क्या होगा, वो जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक पॉलिथीन है, उनको वो अलग किसी फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहाँ से वो रिसाइकिल हो सकते हैं और वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। और गीला कचरा जो है वो किसी स्थान पे डालेंगे और वो गल सड़ के बाद में खाद बन जाता है और उसका उपयोग खेतों में कर सकते हैं, इस प्रकार से। और हमें जो कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और कचरे को केवल डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ठीक है, तो डस्टबिन में डाल लें कचरा, चाहे हम स्कूल में हैं, बच्चे हैं जैसे स्कूल में होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेवारी यही बनती है कि अगर वो कोई भी कचरा पैदा करते हैं, जैसे टॉफ़ी खाते हैं या कोई चॉकलेट खाता है या कुरकुरे खाते हैं, इस तरह के चीज़ें खाते हैं बच्चे, लेकिन वो नुकसानदायक होती हैं बच्चों, वो नहीं खानी चाहिए। तो अगर उनके रैपर होते हैं या हमने कॉपी से पेज फाड़ दिया और उसको फिर वहीं गिरा दिया, तो वो ऐसे नहीं गिराना होता, उसको डस्टबिन में डालते हैं। और डस्टबिन में भी दो तरह के डस्टबिन होने चाहिए, कि एक में वही प्लास्टिक पॉलीथीन अलग से हो, और जो दूसरी सामान है, खाद्य सामग्री है, जो गलने सड़ने वाली चीज़ है, उसको अलग डस्टबिन में डालें। और इस तरह से हम अपना सहयोग दे सकते हैं सफाई में बच्चों। ठीक है, तो ये था कि की पूरी जिम्मेवारी है सफाई में, जनता के बिना सरकार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, हम गीले और सूखे कचरे को अलग करके डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, तो इससे हम सरकार का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। फिर ये कह रहा है दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरे का ख भाग है, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? यानी क्या कचरे को हम कम कर सकते हैं, कैसे? तो हाँ, कर सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास। हाँ, तो इसका आंसर आपके पास ये है, देखिए इसका आंसर है हाँ, कूड़ा निस्तारण की समस्या को हम कम कर सकते हैं। और कैसे कम कर सकते हैं? इसे कम करने के लिए हमारे पास 3R का नियम है। 3R, यानी RRR, यानी 3 बार R जब होते हैं तो 3R का नियम बोलते हैं उसे। तो 3R क्या है ये समझ लेते हैं बच्चों। तो 3R में जैसे एक तो आता है रेड्यूस, R से बना है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब क्या होता है? कम उपयोग करें। रेड्यूस का मतलब कम करना, यानी ऐसे कचरे का उपयोग, ऐसे पदार्थों का उपयोग कम से कम करें जिससे कचरा पैदा होता है। ठीक है, कचरा पैदा कब होता है? जैसे हम बाजार से सामान लेके आए तो उन्होंने हमें पॉलीथीन की थैले में, पॉलीथीन की पन्नी में हमें सामान दे दिया, और फिर वो पन्नियाँ जो हैं इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो भी एक कचरे का रूप ले लेती हैं। तो अगर हम कम उपयोग करें, यानी उस पॉलीथीन का उपयोग ही ना करें, सामान लेने गए बाजार से, तो आप क्या करो, एक थैला ले लो, थैले में अगर आपने सब्जी ली तो थैले में उसने सब्जी डाल दी,
ठीक है, कपड़े का थैला होता है उसमें ले लीजिए। अगर आपने कोई सामान लेके आए तो उस थैले में डाल सकते हैं। तो कई पॉलीथीन जो हैं वो हमारे कचरे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे कचरे का उपयोग कम से कम हो। ठीक है, जैसे पेन है, पेन से बहुत सारा कचरा फैलता है। हम पेन खाली हो जाता है, रिफिल ख़त्म हो जाता है तो पेन को फेंक देते हैं। तो बच्चों पेन को ना फेंकें, उसके अंदर रिफिल आ जाता है, दोबारा से दुकान से रिफिल लो और इसी पेन के अंदर डालो और रिफिल से वो पेन दोबारा काम करेगा। और इससे देखो कचरा कम होगा। यानी आप जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं जिनको आप फेंकते रहते हो यूज करने के बाद, उनको कम यूज करो। ठीक है, जैसे प्लास्टिक के गिलास होते हैं, डिस्पोजल गिलास होते हैं, शादियों में आप देखते हो प्लास्टिक वाले होते हैं जो वो बहुत सारे यूज करते हैं लोग। एक बार पानी पीते हैं फेंक देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं फेंक देते हैं। तो अगर हम वहाँ पे स्टील के गिलास रख दें या दूसरे गिलास रख दें जिनको धो के दोबारा प्रयोग कर सकें तो वो हो सकता है। तो उसे रिड्यूस कहेंगे। रिड्यूस का मतलब ऐसे वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए जो अपघटित नहीं होती, जिससे प्रदूषण पैदा होता है। फिर रीयूज, रीयूज का मतलब है बार बार उपयोग करना, किसी वस्तु का पुनः उपयोग करना। हम कोई कई चीज़ों का उपयोग पुनः उपयोग कर सकते हैं जिससे हम आमतौर पर बार बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। जैसे खराब टूथ ब्रश का प्रयोग दूसरे कामों में भी हम कर सकते हैं बच्चों। जैसे हमने बार बार उपयोग करना, जैसे हमने टूथ ब्रश है हमारे पास, तो टूथ ब्रश के हमारे ब्रिसल जो हैं वो खराब हो गए हैं। तो अब टूथ ब्रश का उपयोग हम किसी और काम में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों में डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उस ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने सोचना है कि जो वस्तु हमारी ख़राब हो चुकी है उसको हम बाहर डस्टबिन में ना डालें, तो या उसका उपयोग हम किसी और काम में कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपने रीयूज करना है, उसका उपयोग बार बार किसी अन्य काम के लिए कर सकते हो बच्चों। तो इससे भी आपका काम भी आसान होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और प्रदूषण भी कम फैलेगा बच्चों। ठीक है, फिर रीसाइकिल आ जाता है बच्चों। रीसाइकिल, रीसाइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? रीसाइकिल का मतलब पुनः चक्रण। क्या होता है? पुनः चक्रण होता है बच्चों। पुनः चक्रण का मतलब है कि जब हमारे पास वस्तुएं बिल्कुल खराब हो गई हैं, टूट फूट चुकी हैं, प्रयोग करने लायक नहीं रही, तो हम क्या करते हैं, उन्हें पुनः चक्रित कर लेते हैं। यानी उन्हें हम आमतौर पर फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है बच्चों, और कोई उपयोगी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जिन्हें फेंक देते हैं ना, तो उनसे कोई ना कोई हम उपयोगी वस्तु बना सकते हैं बच्चों। जैसे पेपर है, हम पेपर है हमारी कॉपी भर गई, ठीक है, तो उसको आप कबाड़ी को बेच दीजिए, पेपर को, कॉपी को, किताब को, तो वहाँ पे से फिर वो फैक्ट्रियों में जाएगा, फिर वो दोबारा से रिसाइकिल होके ना दोबारा से वो कागज बन के आ जाता है मार्केट में। तो इसलिए हमें उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको बचा के रखें और कबाड़ी को बेच सकते हो, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और उस वो जो है कचरा भी पैदा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसे रिसाइकिल कहते हैं। कि जब किसी, जैसे हमारी कुर्सी टूट गई प्लास्टिक की, तो उसको रख के रखें, जब प्लास्टिक वाला आएगा, कबाड़ी आएगा, उसको बेच दें, तो फिर दोबारा वो फैक्ट्री में जाएगी और वहाँ से दोबारा फिर वो नई कुर्सी उसी की बना लेते हैं, गर्म करके पिघला के। ठीक है, तो इस तरह से रिसाइकिल होता है बच्चों। तो ये देखो 3R जो हैं, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, तीनों का उपयोग हम करें जीवन में, तो बहुत सारा कचरा की समस्या खत्म हो सकती है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, आपके घर में खाना बच जाता है, भोजन बच जाता है, तो उसका आप क्या करते हो बच्चों? ठीक है, अगर आपके घर में भोजन बच जाता है, अगर वो बिल्कुल ताज़ा है
और वो बच गया और वो जो है आपने झूठा नहीं किया, तो उसको आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जिसको ज़रूरत है, यानी जो भूखा है। अक्सर आ जाते हैं घर में खाना खाने के लिए, खाना मांगने के लिए आ जाते हैं, तो उनको दे सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर वो थोड़ा 1-2 दिन पुराना हो गया तो उसको आप कहाँ दे सकते हो, जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी जो होते हैं, उनको हम जानवरों को दे सकते हैं वो खाना। ठीक है, गायों को दे सकते हैं, भैंसों को दे सकते हैं, अगर गांव में होती है ना गाय भैंस, तो वहाँ दे देते हैं। और यदि वो खराब हो जाता है तो उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं हम, और उसका खाद बना सकते हैं। ठीक है, जो भोजन खाने योग्य नहीं रहता, वो बिल्कुल सड़ जाता है, उसमें कीटाणु आ जाते हैं, तो उसको हमें जानवरों को भी नहीं देना चाहिए बच्चे, क्योंकि उसको खा के वो बीमार हो सकते हैं। तो हम उसको ऐसे जगह डाल लेंगे, डस्टबिन में डाल लेंगे जहाँ पे वो गल सड़ के खाद बन जाए। ठीक है, कंपोस्ट गड्ढा होता है, जो खाद का गड्ढा होता है, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, जैसे ये आपके पास जैसे फ्रूट वगैरह बच गए हैं जैसे, और हमने इसको खाद के गड्ढे में डाल दिया क्योंकि ये खराब हो गए थे बच्चों। इनको हम किसी जानवर को भी नहीं दे सकते क्योंकि ये गल गए हैं। ठीक है, इससे वो खा के बीमार हो सकते हैं। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, आप पार्टी में गए। ठीक है, ब्याह शादी में जाते हैं ना, तो पार्टी में गए, मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट या केले की थाली में से कोई एक लेनी थी, तो आप किसे पसंद करोगे बच्चों? आपके पास इस तरह की शादी में प्लास्टिक की प्लेट्स भी रखी है एक साइड में। ठीक है, और दूसरी साइड ये तो प्लास्टिक की हैं दोनों। ठीक है, ये प्लास्टिक की हैं, तो ये प्लेट्स भी रखी हैं, और आपके पास ये भी रखी हैं, ये कागज किसकी है, ये पत्तों की बनी हुई है, जिसे पत्तल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पत्तल की बनी हुई है, पत्तों की बनी हुई है, तो आप इन दोनों में से किसका उपयोग करना पसंद करोगे? तो आमतौर पर बच्चों प्लास्टिक की ही यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन वो गलत होता है बच्चों। हमें किसका उपयोग करना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको इसमें खा के भोजन इसको गिरा देंगे कहीं, और फिर वो उस गलेगी सड़ेगी नहीं, और वो प्लास्टिक जो है प्रदूषण फैलाएगी। तो इसलिए अगर हम इसका पत्ते वाली प्लेट का यूज करते हैं, तो ये पत्ते वाली जो खाना खाते हैं, तो उसको जब हम किसी गड्ढे में गिरते हैं तो वो गल सड़ के खाद बन जाती है कुछ समय के बाद, और वो कचरा ज़्यादा नहीं पैदा करती बच्चों। इसलिए हम जो है केले के पत्ते की थाली पसंद करेंगे, क्योंकि एक बार लिखना है, क्योंकि 2 बार आया है ना, एक ही बार लिखना है, क्योंकि प्लास्टिक की जो प्लेट का प्रयोग करने के बाद जो है प्रदूषण का कारण बनती है बच्चों, और पत्तों से बनी प्लेट का उपयोग करने के बाद खाद बनाने के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हमें कौन सी प्लेट का यूज करना चाहिए? जो पत्तों से बनी होती है, जो कागज से बनी होती है, ठीक है, जो गत्ते से बनी होती है, उनका उपयोग कर सकते हो, प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद है आगे प्रश्न नंबर 4, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़ों को एकत्रित करें और पता करें कि इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आप स्कूल में होते हैं तो आप अलग अलग तरह के कागज जो होते हैं स्कूल में गिरा देते हैं बच्चे, तो उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसे कागज मिलेंगे बच्चों, जैसे पुराने अखबार का कोई टुकड़ा टूटा पड़ा है, कोई किसी किताब का, कॉपी का पर्चा यानी पेज जो होता है वो फटा पड़ा है, वो मिल जाता है कहीं, टॉफियों के रैपर मिल जाते हैं, कुरकुरे के रैपर मिल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो उनमें से हम इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं बच्चों। पुनः चक्रण का मतलब उनसे हम दोबारा से कोई नई चीज़ बना सकें। ठीक है, तो जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसमें, तो जो हमारे पास प्लास्टिक पॉलीथीन और टॉफियों के रैपर है, उनसे तो हम दोबारा कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो कागज है, जो गत्ता है,
जो अखबार का कागज है, कॉपी का कागज है, उसको हम दोबारा पुनः चक्रित कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पुराने अखबार मिल सकता है, पत्रिकाएं या किताबों के पेज मिल सकते हैं, लिफाफे मिल सकते हैं, नोटबुक, चमकदार प्लास्टिक प्लास्टिक के मिल सकते हैं कागज। और तो चमकदार जो प्लास्टिक है या पॉलीथीन है जो, उसका तो हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, लेकिन कागज का कर सकते हैं बच्चों। कागज को पुनः चक्रित कर सकते हैं। कागज को कैसे कर सकते हैं पुनः चक्रित? आप जितने भी कागज इकट्ठे हुए हैं ना, उनको किसी पानी में भिगो दें, और वो जब बिल्कुल गल जाएगी पानी में, तो फिर उससे लुगदी बन जाती है एक तरह से, और उससे आप गत्ता बना सकते हो, कोई सजावटी पेपर बना सकते हो, कलर कर डाल के उसमें, तो कलरफुल शीट्स बना सकते हो बच्चों। आप अपनी पसंद का कुछ भी बना सकते हो उससे। कहीं उसके वो बना देते हैं, डिब्बे बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ डाल सकते। फिर उसके बाद है जो पुनः, ये आगे कह रहा है कि जो पुनः चक्रित कागज के टुकड़े आपने देखे हैं, ठीक है, उन कागज के टुकड़े को देखो जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया था। क्या आप पुनः चक्रित कागज और कागज की नई शीट में कोई अंतर देख सकते हो? आपके पास कागज की एक नई शीट है और एक पुनः चक्रित किया हुआ कागज यानी दोबारा से बनाया हुआ कागज है, तो क्या उन दोनों में कोई फर्क नजर आता है? तो हाँ बच्चों, जो नई शीट होती है वो बिल्कुल प्लेन चमकदार होती है, और जो पुरानी शीट होती है वो थोड़ी डल होती है, वो थोड़ी खुरदरी होती है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर ये है आपके पास, हाँ। पुनः चक्रित कागज की सतह जो होती है खुरदरी होती है, और जबकि कागज की नई शीट की सतह जो होती है चिकनी होती है, साफ सुथरी होती है, ठीक है, वाइट होती है। तो ये क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 5 है, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए। यानी जो वस्तुएं पैकिंग में उपयोग होती हैं उनको हमने इकट्ठा करना है, और इनमें से प्रत्येक किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था समूह में चर्चा करनी है। यानी पैकिंग में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे हमारे पास डिब्बे होते हैं, गत्ते के बने हुए डिब्बे होते हैं, जैसे हम केक लेके आते हैं जिस डब्बे में, वो गत्ते का बना हुआ है। और कहीं पॉलीथीन के बने होते हैं, कहीं कागज़ के बने होते हैं। तो हम इनको एकत्रित करके इन पे चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा में क्या कर सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तुओं का, कौन सी पैकिंग वाली वस्तुओं का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे हम गिफ्ट पैक करवा के लाते हैं पॉलीथीन में, कलर्ड पॉलीथीन होता है, कलर्ड लिफाफे होते हैं वो पॉलीथीन के बने हुए, उनमें हम पैक करवा के लेके आते हैं, और जब गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसको हम गिरा देते हैं, फिर वो जो है प्रदूषण का कारण बनता है। तो हमने इस तरह के पॉलीथीन वाले प्लास्टिक के गिफ्ट पैक नहीं करने चाहिए। उनकी जगह हम किसी कागज़ के, कलरफुल कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, जिससे प्रदूषण कम फैले। तो इस तरह की चर्चा हम कक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसका उपयोग हम करें, किसका ना करें, और अगर हम इसका उपयोग करें तो हमें किस हद तक करना चाहिए, और इसका निपटान कैसे करें, तो इस तरह की बातें हम आपस में कर सकते हैं। तो ये आप अपने आप ही कर कीजिए कक्षा में, और इसका आंसर अपनी मर्जी से दे सकते हो आप। फिर है नेक्स्ट, इसी का ख भाग है, ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। यानी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पैकिंग वाला सामान जो है, पैकिंग की जो रैपर होते हैं या पैकिंग किया हुआ पॉलीथीन है, वो कम से कम यूज हो, कम से कम वो गंदगी फैलाए। ऐसा क्या कर सकते हैं बच्चों? तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अगर हम बाज़ार से कुछ लेने गए हैं, जैसे चीनी लेने गए हैं, नमक लेने गए हैं, दाल आदि पैकेट बनाने के बजाय हम उन्हें कपड़े के थैले या कागज़ के थैले होते हैं,
ठीक है। कागज के थैले में, जैसे कागज के थैले होते हैं बने हुए, उसमें आप नमक डाल सकते हो, अलग से दूसरे कागज के थैले में चीनी डाल सकते हो, और एक कपड़े का थैला ले लीजिए और उनको उस थैले में डाल के लेके आ सकते हो आप बाजार से। ठीक है, पॉलीथीन की बजाय पॉलीथीन का उपयोग ना करें। सब्जी भी लेनी है आपने तो थैला ले रखें अपना कपड़े का, उसमें डाल के ले आएँ। तो इससे जो पैकिंग का सामान है, पैकिंग से कचरा जो उत्पन्न होता है वो कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर है पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर कहानी लिखनी है। यानी पैकिंग से कचरा फैलता है, तो इसके ऊपर आपने अपने विचार लिखने हैं, कहानी लिखनी है। तो इसमें क्या है बच्चों, जो पैकेजिंग से कचरे की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इसका उपयोग के बाद पैकिंग सामग्री को हम फेंक देते हैं बच्चों। ठीक है। और अधिकांश पैकिंग सामग्री को खाद आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कचरे की मात्रा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो प्लास्टिक पॉलीथीन से संबंधित जो पैकिंग का सामान है उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है, आपको लगता है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग करना अच्छा है? तो आपको क्या लगता है बच्चों कि रासायनिक उर्वरक होते हैं जो कट्टों में पैक होके आते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों में बनते हैं ये रासायनिक उर्वरक जो फसलों में डालते हैं, जैसे यूरिया का कट्टा आता है, बैग कट्टे बोलते हैं ऐसे साधारण लैंग्वेज में। ठीक है। या पोटास आता है, जिंक आता है, डाया अमोनियम सल्फेट आता है, उसको फसलों में डालते हैं। ठीक है। तो वो रासायनिक उर्वरक हैं। और जो खाद होता है जो आप चित्र में देख रहे हो, गोबर से बनी हुई खाद या कंपोस्ट खाद होती है जो सब्जियों के छिलकों के गलने सड़ने से बनती है, गोबर के गलने सड़ने से बनती है। तो ये खाद अच्छी है फसलों में डालने के लिए या वो वाली? तो बच्चों जो बाज़ार से लेके आते हैं उर्वरक बैग में कट्टे में, तो उसकी बजाय हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए खेतों में। रासायनिक खादों के स्थान पे हमें, हाँ, रासायनिक खादों के स्थान पे कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना अच्छा है, क्योंकि यह हमें दो प्रकार से हमारी मदद कर देता है। दो क्या, कई तरह से करता है वैसे तो, लेकिन हम दो प्रकार से बता देते हैं आपसे कि एक तो ये जो है कचरे से छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है। ठीक है। यानी जो हमने वस्तुएं, जो छिलके, सब्जियों के छिलके से या फलों के छिलके से या पेड़ पौधों के अवशेषों से जो खाद बनी है, वो एक तो वो उठ जाएगी, उसको खेत में डाल लीजिए आप, तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, फसल पे नुकसान नहीं होता उसका, कितनी भी मर्जी डाल लो। और जो महंगे रासायनिक उर्वरक आते हैं, ये रासायनिक उर्वरक बहुत महंगे आते हैं बच्चों। तो इसके कहीं एक 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 कट्टा कहीं कहीं 1000 रुपये का आता है। तो उर्वरकों को खरीदने का खर्च होने वाले बहुत से धन की को बचाने में हमारी ये मदद करता है बच्चों। ठीक है। अगर हम कंपोस्ट खाद डालें तो जो हमारे पास उर्वरक हैं उनको जो खरीदने में हमें पैसा खर्च करना पड़ता है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है। और जो फसलों में रासायनिक उर्वरक डालते हैं ना, उससे खेत फसलों में भी रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में आते हैं, हमें अनेक तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं बच्चों। इसलिए हमें कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। यानी वैसे तो करो ही ना, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, रासायनिक उर्वरक नहीं डालते, यही गोबर की खाद, केचुए की खाद, कंपोस्ट खाद, इन्हीं को ही खेत में डालते हैं बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है ये प्रश्न थे। ठीक है, ये अभ्यास के प्रश्न थे बच्चों। तो आपको अगर ये दूसरे पाठों के भी प्रश्न उत्तर चाहिए बच्चों, तो आप यहीं पे जैसे ये पाठ जब खोलोगे ना brkapoor.blogspot.com, गूगल पे टाइप करोगे तो आपके पास ये सारे लिंक दिए गए हैं। जैसे इसको दबाओगे तो आपको 8वां चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, 9वां,
10वां ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी लेसन भी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ बच्चों, बाकी भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी किया होगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।